students, my name is Dhanisha Beniwal. Welcome to Perfection IS. This is our lecture 9 in the current affairs revision series for the section of science and technology. So the first topic of the day is about lecanemab. So basically data published किया गया है from the clinical trials of this medicine called lecanemab. So that is the reason why ये lecanemab news में रही. ये एक मेडिसिन है जिसको एल्जाइमर्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो है बनाया गया है. सबसे पहले हम जानते हैं कि लेकेनिमैब क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कि एल्जाइमर्स डिजीज क्या होती है. बेसिकली जो एल्जाइमर्स डिजीज है एक तरीके का न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है. क्लियर. इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट होना शुरू होते हैं. दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाक्स, राइट. सो यानी कि ब्रेन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया होता है वहां पे प्लाक्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं. प्लाक्स बेसिकली एक तरीके के फैटी टिश्यूज होते हैं, राइट. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका. सो प्लाक्स क्या होते हैं? सो बेसिकली प्लाक्स दे आर फैटी टिश्यूज, फैट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में ब्रेन के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. सो इन प्लाक्स की वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो इंटरकनेक्शन है यानी कि न्यूरोनल इंटरकनेक्शन जो होता है, नेटवर्क होता है, वो अफेक्ट होता है एंड जिसकी वजह से न्यूरॉन्स धीरे धीरे डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्रेन के जो स्पेसिफिक फंक्शन है उस एरिया से रिलेटेड जहां पे न्यूरो डीजेनरेशन हो रहा है वो अफेक्ट होते हैं. सो दिस इज व्हाट द एल्जाइमर्स रिलीजेस. इसमें डिजीजेस, इसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस भी वन ऑफ द सिम्टम्स होता है. इसी को ट्रीट करने के लिए एक फार्मास्यूटिकल फर्म है बायोजेन एंड आइसा. उन्होंने इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिसिन को जो है डिजाइन किया है. नाउ व्हाट इज दिस मोनोक्लोनल? मोनोक्लोनल का मतलब होता है एक ही टाइप की एंटीबॉडी. हमारे बॉडी में लगभग 5 टाइप की एंटीबॉडीज मिलती हैं, जैसे कि IgA है, IgE है, IgM, IgG. ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज मिलती हैं. तो मोनोक्लोनल का मतलब है कि एक ही प्रकार की एंटीबॉडी होगी जो कि बीटा अमाइलॉइड जो प्रोटीन है वो अल्जाइमर्स डिजीज में के पेशेंट्स में क्या है ब्रेन के स्पेस में बिल्डअप होने लग जाता है. इसी को वो टारगेट करेगी यानी कि इस बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के बिल्डअप को ही टारगेट करेगी और सेल के फंक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी. जैसा कि मैंने आपको बताया एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करती है एंड इट आल्सो कॉजेज द एट्रोफी. इसकी वजह से प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस यानी कि डिमेंशिया जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जिससे पर्सन की थिंकिंग, एक्टिंग एंड सोशल एबिलिटी इम्पेयर होती है एंड पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फंक्शन नहीं कर पाते, राइट. सो अमाइलॉइड क्या होते हैं? एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो ब्रेन के सराउंडिंग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. टाउ प्रोटीन्स जो होते हैं टैंगल्स फॉर्म करते हैं यानी कि आपस में एक सारे उलझ जाते हैं इनसाइड द ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से ज्यादातर जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं लाइक 60s 70s में जो पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल, उनको ये डिजीज अफेक्ट करती है एंड एक तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर भी है. कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जीन्स के इम्पेयर्ड फंक्शनिंग की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डिजीज हो सकती है. ना केवल बूढ़े लोगों में बट इसकी पॉसिबिलिटी उन लोगों में जो 30 से 40s की एज में है उनको भी ये डिजीज क्या है अफेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है फोराबॉट से, राइट. वो रिलेटेड है किससे? फोराबॉट से. सो बेसिकली जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया है फोराबॉट. फोराबॉट रोबोट जो है वो एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक मरीन फॉसिल्स की सॉर्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का वर्क करेगा. ये जो फोराबॉट है इसको प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा की आइसोलेशन एंड इमेजिंग के लिए डिजाइन किया गया है ताकि जियो केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स एंड जियो सिस्टम इन सब के बारे में क्या करें, स्टडी की जा सके. तो सबसे पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये फोरामिनीफेरा क्या है उसके बारे में हम जानेंगे.
सो जो फोराबॉट है उसकी एक्यूरेसी है 79%, यानी कि बेसिकली मरीन फॉसिल को डिटेक्ट करने की इसकी एक्यूरेसी है 79%। ये 27 फोराम्स पर आर, यानी कि 6 डिफरेंट की जो फोराम की स्पीसीज है उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, और 1 घंटे में लगभग 27 फोराम्स को डिटेक्ट कर सकता है। राइट, सो फोराम्स क्या है? फोराम्स जो है वो एक तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जिनका साइज लगभग मिलीमीटर के बराबर होता है। सो फोरामिनीफेरा क्या है? एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोब्स होते हैं, टाइनी शेल सिक्रीट करते हैं। क्लियर? माइक्रोब्स हैं, छोटे माइक्रोब, जैसे शेल्ड छोटे माइक्रोब्स हैं, उसको बोलते हैं फोरामिनीफेरा। लगभग 100 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं जब पहली बार जो फोरामिनीफेरा है ये ओशन में अपीयर हुए थे। अब पीछे क्या है, ये अपने शेल्स छोड़ के गए हैं, तो उन्हीं शेल्स को डिटेक्ट करना है और स्टडी करना है, यानी कि मरीन फॉसिल्स को स्टडी करने का काम क्या है? इस फोराबॉट का है। डिफरेंट फोरा की स्पीसीज हैं जो वेरियस ओशंस में थ्राइव करती हैं, जिनकी जो थ्राइविंग कंडीशंस हैं वो सब डिफरेंट हैं। तो जिससे हम क्या है, उस वक्त के ओशन टेम्परेचर एंड जियो सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं, जिस टाइम पे फोरामिनीफेरा एक्टिव थे, यानी कि लगभग 100 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेस एडिटिंग। सो बेसिकली जो बेस एडिटिंग है वो एक CAR-T थेरेपी को सक्सेसफुली यूज किया है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो बेस एडिटिंग क्या है एंड CAR-T थेरेपी क्या है? ये दोनों ही थेरेपी रिलेटेड है जीन एडिटिंग से। राइट, सो जीन्स होते हैं वो 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिस, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है जीन्स बनते हैं, यानी कि बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर वो आरएनए हो, वो 4 तरीके के बेसिस से बना होता है: एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। आरएनए के केस में थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। क्लियर? तो टोटल 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। क्लियर? इन्हीं से बनता है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो आपके फिनोटिपिक, यानी कि आपके फिजिकल अपीयरेंस या फिर आपके फिजिकल फीचर्स को डिसाइड करती है। ये जो बेस एडिटिंग की टेक्निक होती है इसको हम जीन थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी इस बेस एडिटिंग की टेक्निक को यूज किया जा सकता है। बेस एडिटिंग बेसिकली क्या करती है, जो सेलुलर डीएनए है या फिर आरएनए है उसको क्रिस्पर सिस्टम को यूज करते हुए म्यूटेशन इंड्यूस करती है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस। म्यूटेशन कई टाइप की हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि सिर्फ एक बेस चेंज होगा, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद द स्पेसिफिक सेगमेंट। राइट, तो म्यूटेशन क्या है? बेसिकली चेंजेस हैं। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है वो इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से होता है। म्यूटेशंस जनरली क्या है, हार्मफुल भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, यानी कि अगर किसी सेल में म्यूटेशन इंड्यूस होती है तो इट कैन ऑल्सो डैमेज द सेल एंड इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं, धीरे धीरे जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दे गिव राइज टू एवोल्यूशन। राइट, सो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। नाउ व्हाट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? देखो, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक तरीके के एंजाइम्स का यूज करती हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब है एक ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए में, यानी कि जीन्स में एक स्पेसिफिक एरिया में कट इंड्यूस करें, जिसकी वजह से कोई दूसरा जीन हम वहां पर क्या है उस प्लेस पे लाइगेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन एडिटिंग। और अगर ये काम सिर्फ एक ही बेस पेयर में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेस एडिटिंग। सो बिना किसी डबल स्ट्रैंड ब्रेक के, यानी कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर जाने तो वॉटसन एंड क्रीक ने 1960s 50s के टाइम पे डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। सो अगर ये डबल हेलिक्स मॉडल है, इसकी चेन को अगर मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूं तो ये जो न्यूक्लियर बेसिस हैं वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। एक के साथ थाइमीन अटैच होता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है। सो इसी तरीके से ये इंड्यूस होते हैं। अगर हमें कोई जीन में चेंज करना है, जैसे कि हम जीन थेरेपी में इंड्यूस करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कट करना पड़ता है। उसके लिए ये मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी कि एंडोन्यूक्लियेजेस या फिर एक्सोन्यूक्लियेजेस का यूज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्पर। और इसी तरीके का एक एंडोन्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है कैस्पेस। कैस्पेस एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि जीन में क्या करते हैं, कट इंड्यूस करते हैं।
बेस एडिटिंग की टेक्निक में पूरे जीन में चेंज ना करके सिर्फ एक इसी बेस पेयर में चेंज होता है और इसीलिए इसको बोलते हैं हम बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो कि CAR थेरेपी में यूज की गई है वो टी सेल में एक नए टाइप के चेंज को इंड्यूस करने के लिए की गई है, ताकि जो टी सेल है वो एक पर्टिकुलर टाइप के कैंसर टिश्यू को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द बेस एडिटिंग टेक्निक इन CAR T थेरेपी, यानी कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो म्यूटेशन चेंजेस एंड जीन एडिटिंग का यूज करते हैं उसी में बेस एडिटिंग का टेक्निक जो है यूज किया गया है। Now let us talk about the scramjet motor. सो तमिलनाडु में जो इसरो का प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स है वहां पे एक हॉट टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, किसका? फॉर स्क्रैम जेट इंजन का, राइट। सो बेसिकली स्क्रैम जेट जो इंजन्स होते हैं वो एयर ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं, यानी कि इनको बाहर से आउटसाइड एयर से ऑक्सीजन लेकर के ये फ्यूल बर्न करते हैं। जनरली क्या होता है, अगर सॉलिड फ्यूल जो है किसी भी रॉकेट में है तो उसको कंबस्ट करने के लिए यानी कि उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है। मगर रैमजेट इंजन्स और स्क्रैमजेट इंजन्स में क्या होता है, इस तरीके के ऑक्सीजन फ्यूल या टैंक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसमें क्या है, वो एयर से ही मतलब एटमॉस्फेयर से ही एयर लेगी जिसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके उस फ्यूल को कंबस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर कंबशन होना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। दैट इज द रीजन व्हाई इसको हम बोलते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन्स, राइट। सो एवरी फिजिबल इंटरनल कंबशन इंजन्स दैट प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस फॉर propulsion, उसमें क्या है, इस तरीके के एयर ब्रीदिंग इंजन्स का यूज किया जा सकता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। नाउ व्हाट इज दिस हॉट गैसेस फॉर propulsion? देखो, एक कोई भी जो रॉकेट होता है वो प्रेशर एंड थर्स्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट। अगर यहाँ से उस पर जैसे अगर कोई फ्यूल बर्न होगा और हॉट गैसेस रिलीज होती हैं, सो जब ये रिलीज होती हैं तो पीछे की तरफ थर्स्ट देती हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये रिलीज होती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्स्ट अप्लाई होता है। जितनी ज्यादा फास्ट पेस पे ये हॉट गैसेस रिलीज होती हैं उतना ही इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में थर्स्ट अप्लाई होता है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो आगे प्रोपेल करता है, राइट। सो एयर ब्रीदिंग इंजन्स में ये जो एयर होती है वो कंटिन्यूअसली मतलब पंप की जाती है इनसाइड द इंजन, जिससे जो कंबाइन गैसोलीन और दूसरे फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको बर्न किया जाता है और जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट एज एग्जॉस्ट के फॉर्म में रिलीज होती हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एयर ब्रीदिंग इंजन्स। नाउ एयर ब्रीदिंग इंजन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनको क्या है, हम लाइट वेट बना सकते हैं, लाइट वेट बनाया जा सकता है। द पॉइंट इज कि यानी कि अब क्योंकि ये एयर ब्रीदिंग इंजन्स हैं तो ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को डिराइव कर लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन फ्यूल या फिर ऑक्सीजन टैंक कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एयर ब्रीदिंग इंजन्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो स्पीड है वो लिमिटेड हो जाती है, खास करके अगर हम रैमजेट इंजन्स की बात करें, क्योंकि अगर कोई भी जो रॉकेट है वो इतनी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा कि उसकी जो द स्पीड ऑफ टेकिंग इन द एयर, इफ इट इज आउटपेस्ड बाय द स्पीड ऑफ द रॉकेट इटसेल्फ, or in other words the speed of the rocket, if it is outpaced by the speed with which the air is entering into the engine, तो उसकी क्या है, स्पीड लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए इसी जो लिमिटेशन है इसको ओवरकम करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन्स बनाए गए। क्लियर? इसी चीज को ओवरकम करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन बनाए गए। सो इंजन क्या है, स्क्रैमजेट में एफिशिएंटली वर्क करता है और सुपरसोनिक स्पीड भी अचीव की जा सकती है, मगर रैमजेट इंजन में ऐसा नहीं होता। इसमें एक जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई रिवॉल्विंग कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी इनकमिंग एयर को कंप्रेस करने के लिए, राइट। सुपरसोनिक स्पीड पे ये वर्क करते हैं, हालांकि हाइपरसोनिक स्पीड पे क्या है, दे बिकम इनइफेक्टिव, राइट, they become ineffective. Then we discuss the scramjet engines और हमने scramjet engines को हमने समझा। scramjet engines जो है वो हाइपर सोनिक स्पीड पे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं, एंड
सुपरसोनिक स्पीड पे इनका कंबशन परमिट होता है, राइट। तो रैमजेट इंजन्स के जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन्स बनाए गए। देन अनदर टाइप ऑफ इंजन्स आर डुअल मोड रैमजेट। सो बेसिकली ये एक तरीके के ऐसे इंजन्स होते हैं जो अपने मोड को स्विच कर सकते हैं, यानी कि ये सबसोनिक स्पीड में भी फंक्शन कर सकते हैं और सुपरसोनिक कंबशन भी कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि बेसिकली एक रैमजेट इंजन स्क्रैमजेट इंजन बन जाता है। तो डुअल मोड रैमजेट इंजन हैं जो कि लगभग 4 to 8 रेंज, यानी कि 4 to 8 मार्च की स्पीड क्या है अटेन कर सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि बेसिकली अफोर्डेबल स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रीयूजेबल व्हीकल में इनका यूज किया जा सकता है। एंड 86% ऑफ द जो लॉन्च व्हीकल का जो मास होता है वो प्रोपेलेंट मास होता है, यानी कि 70% ऑफ दैट प्रोपेलेंट मास इज ऑक्सीडाइजर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। यानी कि अब हमको ऑक्सीडाइजर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The next topic of this lecture is about the first Hakuto R mission. बेसिकली वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर जो है उस जापान ने लॉन्च किया है स्पेस में। सो जो हकुटो नाम है वो क्या है, जापानीज नाम है, राइट। दैट कम्स फ्रॉम द व्हाइट रैबिट। सो बेसिकली जापान में एक लेजेंड है, मतलब स्टोरी वगैरह रिलेटेड है व्हाइट रैबिट से, उसी के नाम पर क्या है इसका नाम दिया गया है। एक तरीके का ये मून लैंडर है जिसको जापान के स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने लॉन्च किया है। यूएई रोवर जो है जिसका नाम है राशिद, वो नासा की लूनर फ्लैश फ्लाइट क्यूबसैट एंड हुकोटो आर लैंडर, इन सभी को कैरी करा था किसने, फैल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स का एक हैवी लॉन्च व्हीकल है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। और अपने पिछले लेक्चर्स में हमने फैल्कन 9 एंड हैवी फैल्कन 9 इन दोनों के बारे में क्या है डिस्कस किया था। सो बेसिकली जो दो रोबोटिक रोवर्स हैं इस लैंडर के थ्रू रिलीज किए जाएंगे। रोवर का मतलब होता है एक ऐसा मूवेबल डिवाइस जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकता है एंड एटमॉस्फेयर को मॉनिटर कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लैंडर वो होता है जो रोवर को हेल्प करता है उस प्लैनेट या फिर सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड करने के लिए। क्लियर। सो बेसिकली एक बॉल साइज का 2 व्हील का रोवर है ये हुकुटो आर, यानी कि हुकुटो रोवर, जिसको जापान के स्पेस एजेंसी ने बनाया है। उसके साथ एक और एक्सप्लोरर जिसको फैल्कन 9 ने लॉन्च किया था वो था यूएई का 4 व्हील्ड राशिद एक्सप्लोरर, राइट। इसको लॉन्च किया गया है मून के एटलस क्रेटर पे, जो कि मून के सदर्न बॉर्डर पर क्या है सिचुएटेड है। सो ऐसा एंटिसिपेट किया गया है, इट विल मेक अ जेंटल लैंडिंग ऑन द सदर्न साइड ऑफ द मून। Only the US, China and Soviet Union Space Organization have succeeded in demonstrating the soft landing. हमारा जो चंद्रयान मिशन 2 था उसने भी सॉफ्ट लैंडिंग मून पर डेमोन्स्ट्रेट करने का टेक्नोलॉजी प्लान की थी, मगर जो हमारा लैंडर था वो क्रैश हो गया था, राइट। अगर इंडिया अपने इस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया वुड हैव बिकम द 4th नेशन टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। मगर अब अगर हकुटो आर मिशन सक्सेस होता है तो जापान 4th नेशन बन जाएगा एंड ऑल्सो एक प्राइवेट वेंचर होगा बाय द जापानीज कंपनी जिसने लूनर के सरफेस पे, खास करके सदर्न सरफेस पे एक सॉफ्ट लैंडिंग क्या है डेमोन्स्ट्रेट करेगा। 2024 में भी आई स्पेस, जो कि जापान की एक प्राइवेट स्पेस फर्म है, वो 2 मिशन लॉन्च करने वाली है मून पर। सो अब जान लेते हैं राशिद के बारे में। राशिद बेसिकली यूएई का पहला लूनर रोवर होगा। ये एक लगभग 10 kg का रोबोट है जिसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम हकुटो आर, राइट। अप्रोक्सीमेटली 14 डेज तक जो है, 14 अर्थ डेज तक जो है ये यानी कि लगभग 1 लूनर डे ये क्या करेगा, लूनर के सरफेस को क्या है एक्सप्लोर करेगा। क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट अरब लूनर रोवर, यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी अरब कंट्री जो है पहली बार एक रोवर सेंड करी है कहाँ पर, मून पर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इसरो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्पिन। सो इसरो और सोशल अल्फा दोनों ने ही मिलकर, सोशल अल्फा एक प्लेटफॉर्म है जो कि
मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर क्रिएशन को सपोर्ट करता है। इन दोनों ने ही एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ताकि स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को बिल्ड किया जा सके। सो बेसिकली इंडिया का ये पहला स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म होगा जो कि स्पेस के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के सेक्टर में इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। स्पिन प्लेटफॉर्म जो है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो कि साथ काम कर सकेंगे और नेशन के स्पेस इकोलॉजी पर इक्वल फुटिंग के पाथ पर जो है वर्क कर सकेंगे। अगर फोकस एरियाज की हम बात करें ऑफ द स्पिन तो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 3 डिफरेंट इनोवेशन की कैटेगरीज को डिजाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहली है डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, दूसरी है अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मोबिलिटी एंड स्पेस, तीसरी है एवियोनिक्स सेंसर्स एंड एरोस्पेस मटेरियल। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है ऐसा माना गया है कि इट विल ब्रिंग एन पैराडाइम शिफ्ट when it comes to the space sector and application of the space technology, ताकि सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को वाइडर सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर सके एंड मैक्सिमाइज कर सके। Now what is this innovation challenge by the spin? So basically पहला innovation challenge जो है spin के थ्रू रिलीज किया गया है ताकि in the field of mapping, surveying, urbanization, maritime and land transportation solutions को क्या है क्रिएट किया जा सके, यानी कि इन फील्ड में जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सॉल्यूशंस को क्रिएट करना जो है इस इनोवेशन चैलेंज का एक ऑब्जेक्टिव होगा। सो बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द करंट रेगुलेशन जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, जो भी इसरो और सोशल अल्फा के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं वो इस इनोवेशन चैलेंज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। की एरियाज में गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं एंड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए सोशल अल्फा जो है एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की तरह पर क्या है वर्क करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस किलोमीटर स्क्वायर एरे। सो बेसिकली लगभग 3 डेकेड्स बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में फाइनली जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है एक रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गई है। सो जो स्क्वायर किलोमीटर एरे का जो प्रोजेक्ट है एक मल्टीनेशनल अटेम्प्ट है ताकि लार्जेस्ट रेडियोस्कोप जो है वर्ल्ड में उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके विद अ टोटल कलेक्टिंग एरिया ऑफ ओवर अ स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है वो इसको एरिया को जो है ये कवर करेगा। इसीलिए इसका नाम जो है किलोमीटर स्क्वायर एरे रेडियो टेलीस्कोप और रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी रखा गया है। 2 स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप जो है बिल्ड किए जा रहे हैं इन अ रेडियो क्वाइट लोकेशंस, यानी कि यूनिवर्स से आने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी के अलावा कोई और रेडियो फ्रिक्वेंसी अर्थ से ना रिसीव हो और इंटरफेयर ना करे इन द ऑब्जर्वेशन। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में 2 रेडियो क्वाइट जो लोकेशन है उनको सिलेक्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लो फ्रिक्वेंसी अपर्चर का जो एंटीनास है उनको बनाया जाएगा और साउथ अफ्रीका में मिड फ्रिक्वेंसी एरा एंटीनास को जो है बनाया जाएगा। जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है वो 4 प्रिकर्सर टेलीस्कोप्स से बना है जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा इन दीज साइट्स एंड राइट। सो जो साउथ अफ्रीकन हाइड्रोजन एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन एरे है एंड मीर काट, सो दोनों ने मिलकर के दिस इज द वेंचर ऑफ दीज 2 बॉडीज, यानी कि साउथ अफ्रीका में ये बॉडी वर्क करेगी एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया एसके पाथ फाइंडर यानी साउथ किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर from CSIRO and Murchison Wide Field Array एंड ये दोनों क्या है ऑस्ट्रेलिया में वर्क करेंगे। सो साउथ अफ्रीका में मिड फ्रीक्वेंसी एंटेनास बनाए जाएंगे एंड ऑस्ट्रेलिया में लो फ्रीक्वेंसी एंटेनास जो है बनाए जाएंगे। सो बेसिकली ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप है ये एस्ट्रोनॉमर्स को फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी कि जो बिग बैंग के ठीक बाद पहली गैलेक्सीज और स्टार्स फॉर्म हुए थे उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करेगा एंड ऑल्सो
how the magnetic function of the cosmos has evolved, उसको समझने में ये help करेगा, and also to understand the fundamentals of gravity. So square kilometer array radio observatory जो है, इसको 2021 में इनॉग्रेट किया गया है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. यूके इसका एज अ होम बेस सर्व करेगा फॉर द रेडियो एस्ट्रोनॉमी फोकस्ड SKAO, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी. सो इसका जो बेस बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा यूके में. यूके जो है SK एक टेलीस्कोप के सारे फंक्शंस को हैंडल करेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शामिल है. सो बेसिकली SKA में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 16 नेशन, और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि अपने NCRA के थ्रू इंडिया भी इस प्रोजेक्ट में क्या है, एक पार्टिसिपेंट है. नाउ वी टॉक अबाउट द चैट GPT. सो बेसिकली अपने इनोवेटिव फीचर्स की वजह से जो है एक AI टूल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है चैट GPT. वो क्या है, काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है अमंग द प्रोग्रामर्स एंड द कंप्यूटर साइंटिस्ट, यानी कि इट हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर सिंस इट्स लॉन्च. सो चैट GTP है क्या? सो बेसिकली क्या है, एक तरीके का चैट बॉट है, यानी कि जो आपकी क्वेरी को एड्रेस करेगा, मगर इसकी जो डेट फिक्स की गई है वो है 2021, यानी कि इसके बाद के जो इवेंट्स हैं उसके इंफॉर्मेशन चैट GPT पे क्या है, नहीं मिलेगी. एक कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि किसी भी पर्सन के क्वेरी को क्या है, रिस्पॉन्ड करता है. बहुत सारे एवरीडे टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है, जिसमें एसे राइटिंग है, पार्टी प्लानिंग, CV को बनाना, इवन कोड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को क्या है सॉल्व कर सकता है चैट GPT. GPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल, एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट कंटेंट, विच इज ऑफन नोन एज द ट्रेनिंग डेटा. सो जो मोस्ट रिसेंट चैट GPT API है वो है चैट GPT, जिसको ओपन AI एक कंपनी है उसने क्या है, बनाया है. सो ये जो ओपन AI है बेसिकली एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ये वर्क करती है. एंड दिस इज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2015 by the collection of some businessmen, जिसमें सैम एल्टमैन, एलन मस्क एंड ग्रेग ब्रॉकमैन ये सब क्या है, शामिल हैं. Now let us talk about the DDT. Now what is DDT? Basically जो DDT है वो एक केमिकल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोईथेन. ये DDT जो है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए क्या है, यूज की जाती है. बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सोल्जर्स को टाइफस और मलेरिया जैसी बीमारियों से, जो कि मस्कीटोज एंड बॉडी लाइस के थ्रू फैलती है, जो टाइफस है वो बॉडी लाइस के थ्रू फैलता है, एक तरीके का बुखार होता है टाइफस, जो कि बॉडी लाइस के टॉक्सिक रिलीज की वजह से क्या है, फैलता है. दूसरा है मलेरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, और मच्छर के काटने से ये फैलता है. सो इन्हीं दोनों बीमारियों से सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान DDT को जो है बनाया गया था. मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि फाइनली जो इंसेक्ट्स, जिन टारगेटेड इंसेक्ट्स थे, यानी कि बॉडी लाइस एंड मस्कीटोज, वो इसके क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, यानी कि अब क्या है, DDT उनको अफेक्ट नहीं करता. 1970s और 1980s में इसके साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए इसको वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, खास करके डेवलप्ड कंट्रीज में बैन कर दिया गया. मगर डेवलपिंग कंट्रीज में DDT जो है 2000 मिलेनियम तक भी यूज होता रहा. अगर DDT के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहला ये है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि आपका जो हार्मोनल सिस्टम होता है ये उसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, और एनिमल्स और ह्यूमंस के जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है उसको इंपेयर भी करता है. क्लियर? DDT को 2004 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें क्या है, इसको आउटलॉ कर दिया गया था, मगर काफी टाइम तक DDT का यूज जो है होता रहा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2006 में DDT के यूज
टू कॉम्बैट मलेरिया को क्या है आउटलॉ कर दिया गया था, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो इसके बेनिफिट से कहीं ज्यादा है। और अब तो जब मलेरिया के जो पॉजिटिव वेक्टर्स थे यानी कि मस्कीटोज थे, जब उन्होंने डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया अपने अंदर, तो उस टाइम पर क्या है डीडीटी का बेनिफिट्स जो थे थोड़े बहुत वो भी क्या है डिक्लाइन हो गए। प्रीडेटर्स की अगर हम बात करें तो डीडीटी क्या है बायो मैग्निफिकेशन कॉज करता है, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ये अक्यूमुलेट होता रहता है। अगर ट्रॉपिक लेवल 1 में यानी कि फॉर एग्जांपल कि हर्बीवोरस अगर डीडीटी को इनटेक कर लेते हैं और उसके बाद जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं वो उन हर्बीवोरस को खाते हैं, तो उन हर्बीवोरस से डीडीटी क्या है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में यानी कि प्राइमरी कार्निवोरस में चला जाता है। तो ये हुआ बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। सो डीडीटी ये कॉज करता है, रैप्टर्स में डिजीज करता है, और डीडीटी के वजह से काफी सारे सीवियर डिक्रीज ऑब्जर्व किया इन द रैप्टर्स पॉपुलेशन। The next topic of the day is about the Jagdish Chandra Bose. So basically मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था जगदीश चंद्र बोस जी के 164th बर्थडे पर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इनके बारे में जानना जरूरी होता है। इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ था ऑन नवंबर 30th 1858। 1858 में 30 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। ये एक फिजिसिस्ट थे और प्लांट फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट थे। इन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ को डिजाइन किया गया था। बेसिकली ये जो क्रेस्कोग्राफ है वो प्लांट के ग्रोथ को मॉनिटर कर सकता था, उसको ऑब्जर्व कर सकता था। सो काफी टाइम तक ऐसा माना जाता था कि जो प्लांट्स हैं मतलब जो क्राइटेरियाज होते हैं किसी के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फुलफिल करने का, उसमें एक क्राइटेरिया था प्लांट्स का उनके ग्रोथ के एस्पेक्ट में। तो उसी चीज को और ज्यादा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ का क्यों है इन्वेंट किया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्लांट्स में भी क्या है इमोशंस होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी इमोशंस होते हैं। तो ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया थ्रू क्रेस्कोग्राफ। सो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं हम इन साइंस में। तो जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे वो हमारी कंट्री के अर्ली फिक्शन ऑथर्स में से एक है। एक बायोलॉजिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे और बॉटनिस्ट भी थे। इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस में के तौर पे जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी कंट्री में। एंड ऑल्सो जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है वो इन्हें रिकॉग्नाइज करता है एज अ फादर ऑफ रेडियो साइंस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन and also promoting experimental science in India. He is also regarded as the founding figure of Bengali science fiction, right? On the moon, he has a crater जो कि इनके नाम के ऊपर, मून के ऊपर जो एक क्रेटर है उसका नाम रखा गया है। इन्होंने इंडिया का सबसे पुराना और मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है बोस इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना की थी। इंस्टीट्यूट एक पहला मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च फैसिलिटी था एशिया में, जो कि 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड ही वाज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कि अपनी मृत्यु तक जो है वो इसके एज अ डायरेक्टर जो है वर्क करते रहे थे। सो इन ऑर्डर टू मेक हिज रिसर्च ईजियर, अपनी जो रिसर्च है उसको आसान बनाने के लिए जो जगदीश चंद्र बोस थे उन्होंने ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स का भी बिल्ड किया ताकि माइन्यूट से माइन्यूट मोशंस और इंफॉर्मेशन को जो है पिकअप किया जा सके, मतलब रिकॉर्ड किया जा सके। सो यही इक्विपमेंट जो है उन्होंने काफी इंप्रेसिव रिजल्ट्स किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्विवरिंग ऑफ डैमेज प्लांट। अगर कोई प्लांट डैमेज हो जाता है तो क्विवरिंग का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके का इमोशन है जो एक्सप्रेस होता है, और इसी के थ्रू पहली बार जगदीश चंद्र बोस जी ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स में भी क्या है सेंसेस हैं एंड इमोशंस हैं। उनके पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो नर्वस मैकेनिज्म्स ऑफ प्लांट्स एंड रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 में पब्लिश हुई थी, और उनकी जो डेथ है वो 1937 में गिरिडीह बिहार में हुई थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जिका वायरस। सो बेसिकली जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिका वायरस के आउटब्रेक को क्या है वार्न किया है।
स्पेशली रशिया की एक लेक से दे हैव एस्टिमेटेड कि कुछ ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस हैं जो कि लगभग 48,500 ईयर ओल्ड है, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो वायरस है उसका आउटब्रेक हो सकता है। तो दो चीजें यहाँ पर समझने वाली हैं। सबसे पहली तो एक हम जिका वायरस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि ये ज़ॉम्बी वायरस क्या होते हैं। सो बेसिकली ज़ॉम्बी वायरस जो है एक ऐसे 13 नोवेल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में अब तक नहीं देखे गए, यानी कि क्लियर। सो ज़ॉम्बी वायरस क्या होते हैं? ज़ॉम्बी वायरस जो फ्रोजन ग्राउंड होता है उसके नीचे कुछ वायरस हैं। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी तो ये ज़ॉम्बी वायरस क्या है, एक्टिव हो जाएंगे और 13 तरीके के नए इन्फेक्शन, जैसे कि कोविड-19 अभी हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, उसी तरीके के कुछ नए इन्फेक्शन जो है इनसे कॉज हो सकते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं ज़ॉम्बी वायरस, यानी कि अब तक जो ये फ्रोजन ग्राउंड है उसमें डेड है, मगर उसके बाद क्या है, ये अपीयर हो सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो वायरस है परमाफ्रॉस्ट थॉइंग की वजह से होते हैं। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग की मतलब होता है जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो परमाफ्रॉस्ट होती है यानी कि वो मिट्टी, वो सॉइल जो लगभग 2 से 3 साल तक क्या है, फ्रोजन है, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, और उसी में ये वायरसेस हैं। तो जैसे ही परमाफ्रॉस्ट थॉ होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, ये वायरसेस भी जो है नई तरीके की डिजीज कॉज कर सकते हैं। जो ओल्डेस्ट वायरस नोन है वो एक माइथोलॉजिकल फिगर है, उनका नाम है पेंडोरा। लगभग 48,005 ईयर ओल्ड एक ज़ॉम्बी वायरस है जिसका नाम है पेंडोरा वायरस, और इस वायरस को रिकॉर्ड किया गया था एज अ फ्रोजन वायरस बीनीथ द परमाफ्रॉस्ट, राइट। सो अभी जो नया वायरस जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो इससे भी ज़्यादा पुराना वायरस है। जो एक साइंटिस्ट ने लगभग 2013 में एक वायरस डिस्कवर किया था जो कि 30,000 ईयर्स ओल्ड था साइबेरिया में। तो उस वायरस से भी ज्यादा पुराना वायरस है पेंडोरा वायरस येडोमा। तो ये जो येडोमा जो है एक माइथोलॉजिकल फिगर है, उसके नाम पेंडोरा, उसके नाम पर जो है इसको नाम दिया गया है। सो व्हाट आर द कॉजेज फॉर थॉइंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट? जो परमाफ्रॉस्ट है यानी कि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का लगभग 1/4 एरिया जो है कवर करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ये जो परमाफ्रॉस्ट है उसकी इरिवर्सिबल थॉइंग हो रही है, यानी कि वो फिर से फ्रोज नहीं हो सकेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच काफी सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है रिलीज हो रहा है जिसमें मीथेन भी एक चीज है। सो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होंगी जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, जो कि काफी टाइम से डॉर्मेंट है यानी कि इनएक्टिव है, डिजीज कॉज नहीं कर सकते, वो सभी क्या है, रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। सो वी अंडरस्टूड अबाउट द zombie virus, right? Zombie virus. Now what are going to be the potential effects of the zombie virus? Basically एक health threat है, and they can also be जब permanently permafrost melt होने लगेंगे तो जो long dormant virus हैं जैसे कि microbial Captain America which can cause pandemics like COVID-19 फ्यूचर में और भी ज़्यादा prevalent और frequent हो जाएंगे। Now let us talk about the अग्निकुल launch facility. So basically इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ऑफिशियली ओपन हो गया है। एक चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस टेक्नोलॉजी बिजनेस वेंचर है जिसने ये लॉन्च पैड और लॉन्च फैसिलिटी को क्या है सतीश धवन स्पेस सेंटर में एस्टेब्लिश किया है। जो अग्निकुल लॉन्च पैड एंड अग्निकुल मिशन है कंट्रोल सेंटर है, बेसिकली दे आर सेपरेटेड बाय 4 किलोमीटर्स, जिससे क्या है ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। These are liquid stage controlled launches and they are of course capable and supported by the launch pad architecture. So ये जो रॉकेट है बेसिकली अग्निकुल मिशन में, ये क्या है, लिक्विड स्टेज रॉकेट है। अपनी इस लॉन्च पैड फैसिलिटी से अग्निकुल कॉस्मोस जो है, जो कंपनी है, वो अग्निबाण रॉकेट को क्या है लॉन्च करना चाहती है।
सो यू कैन लुक एट दिस रॉकेट, ये रहा अग्निबाण रॉकेट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली इसरो के काफी सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए इस फैसिलिटी को जो है बनाया जाएगा। एंड इसकी जो इंफॉर्मेशन इनपुट है वो इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर से आएगी। इफ वी टॉक अबाउट द अग्निबाण, देन अग्निबाण क्या है? एक 2 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है जो कि 100 kg तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको क्या है लॉन्च किया जाएगा, जस्ट 700 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। जो अग्नि लाइट इंजन है उनको 3D प्रिंटिंग के थ्रू क्या है बनाया गया है। इनको बनाया गया है किसके थ्रू? 3D प्रिंटिंग के थ्रू क्या है इसको बनाया गया है। सो बेसिकली एक पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है विश्व में जिसको एंटायरली बनाया गया है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर गया है इंडिया में इन द ईयर 2021। अग्निलेट रॉकेट जो है एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करेगा एंड लिक्विड केरोसिन का यूज करेगा इन ऑर्डर टू प्रोपेल। सो जो इंजन है इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट कैन ऑल्सो ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। The next news that we are going to discuss is about the measles. So measles क्या है? एक तरीके का रुबेलो वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि measles is caused by virus. It affects the respiratory tract and also travels to rest of the body. यानी कि ना केवल respiratory system को affect करता है बल्कि body के और दूसरे areas में भी spread हो सकता है। ऐसा नहीं अभी तक ऑब्जर्व किया गया है कि ये किसी एनिमल को अफेक्ट करे, ज्यादातर ये ह्यूमन बींग्स को ही अफेक्ट करता है। जो डिजीज है वो कंटेजियस है, यानी कि एक ह्यूमन पर्सन से दूसरे ह्यूमन में जो है स्प्रेड हो सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अगर नोज थ्रोट सिक्रीशन से, कफिंग एंड स्नीजिंग से, क्लोज पर्सनल कांटेक्ट एंड ऑल्सो बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ये डिजीज क्या है फैल सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कफ, कोल्ड, रनी नोज, सॉर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ऑल्सो हाई ग्रेड फीवर जिसमें बॉडी एक्स एंड कुछ ऐसे अर्ली टिपिकल सिम्टम्स हैं जो मीजल्स में अपीयर होते हैं। ज्यादातर मीजल जो है अंडर 5 इयर्स की जो एज के बच्चे होते हैं उनको होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं 2 साल की या फिर उससे कम उम्र के बच्चे। प्रिवेंशन की अगर आप बात करें तो मीजल के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रिवेंटिव मेजर है जिसको लिया जा सकता है। मीजल्स के कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होते हैं जिसमें हाई फीवर होता है, रैशेज इस तरीके से अपीयर हो जाते हैं बॉडी पे, रनी नोज होती है, सॉर थ्रोट होता है एंड कफिंग होती है। इट कैन ऑल्सो डेवलप द कॉप्लिक स्पॉट इनसाइड द माउथ, यानी कि मुंह के अंदर भी रैशेज हो जाना क्या है मीजल्स के कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सीवियर डायरिया, ब्लाइंडनेस जैसी भी सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस एंड ऑल्सो निमोनिया, क्योंकि मीजल्स सबसे पहला जो मीजल का टारगेट होता है मीजल्स वायरस का वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसी वजह से निमोनिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। WHO ने एक अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे स्पॉन्सर करी थी MMR, यानी कि जो मीजल रुबेला वैक्सीन होती है जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था अंडर बाय द यूनाइटेड नेशन फाउंडेशंस, यूनिसेफ एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कि USA अटलांटा में है। एंड उसके थ्रू क्या है इस वैक्सीनेशन को मीजल और रुबेला को प्रिवेंट करने के लिए 2001 में क्या है लॉन्च किया गया था। एक और इनिशिएटिव है जो कि बच्चों में कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम एंड मीजल से एसोसिएटेड डेथ को क्या है प्रिवेंट करता है। सो मीजल से बचने का एकमात्र तरीका है दैट इज वैक्सीनेशन। क्लियर? और हम बच्चों को क्या है जो कि 6 मंथ से कम उम्र की बच्चे होते हैं उनको MMR की क्या है वैक्सीन दी जाती है। 3 डोजेस दी जाती है, 3 शॉट्स होते हैं और यानी कि 2 नॉर्मल वैक्सीन और 1 बूस्टर शॉट होता है जिससे क्या है MMR यानी कि मीजल और रुबेला को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर इन दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफेक्शन आइज। हैव अ नाइस डे।